Hello guys, good evening. In the continuation of our topic about burn, we already discussed the types, the source, or on the basis of sources, the types of burn, on the degree of burn. Now next we are going to discuss about the pathophysiological changes during the burn. How the burn can affect the body, what pathophysiological changes are occurred. So as you see in this slide, the severe burn affects the hemodynamics. Hemodynamics means जो अपनी बॉडी का जो बैलेंसिंग है, ब्लड, हीमो मीन्स ब्लड, हीमो डायनामिक्स की जो बैलेंसिंग होती है, सीरम, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो उसके अंदर अल्ट्रेशन आ जाते हैं. कैसे? परमेबिलिटी चेंज हो जाती है, सेल्स डैमेज हो रही हैं तो उनकी वजह से सेल्यूलर फ्लूइड, जो सेल के अंदर का कंटेंट है वो बाहर आने लग जाता है. वेस्कुलर वेसल्स अगर डिस्टर्ब हो रही हैं, जैसे 3rd डिग्री बर्न हो रहा है तो वेसल्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, वेसल्स कोगुलेट हो जाती हैं. तो उन सब की वजह से हेमोडायनामिक्स आगे डिटेल में देखेंगे अपन. अभी मैं सिर्फ पॉइंट्स एक बार डिनोट कर रहा हूँ. सेकेंड, वेस्कुलर परमेबिलिटी एंड एडिमा. वेस्कुलर परमेबिलिटी चेंज होगी, इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है तो ऐसा ऑब्वियस सी बात है, जब भी इन्फ्लामेशन होता है परमेबिलिटी चेंज होती है और उसकी वजह से एडिमा हो सकता है. इम्यूनो सप्रेशन होता है, इम्यूनिटी वीक होगी क्योंकि जो सेल्स हैं वो डैमेज हो रही हैं, ब्लड लॉस भी होगा, ब्लड सेल्स हैं जैसे इम्यून सेल्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय होंगी, और बॉडी की एक्टिविटी लॉस हो जाती है, बॉडी कम एक्टिव हो जाती है किसी भी काम के लिए, क्योंकि बर्न हो रहा है तो कोई एरिया डैमेज हो रहा है. नॉट इन नॉर्मल बर्न्स but in severe burns we are discussing normal burn, 1st degree, 2nd degree burns are not severe burns. They does not cause the major alterations in our body physiology, but the severe burns can cause. So we are discussing the severe burn, what pathophysiological changes can occur. Immunosuppression, immunity weak हो जाती है, जो इम्यून सेल्स हैं उनकी जो वर्क है, उनकी फंक्शन है, उसमें अल्ट्रेशन आ जाता है. इसके बाद डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, हाइपोवोलीमिया हो सकता है, शोक हो सकता है, तो उसकी वजह से किडनी तक ब्लड नहीं जाएगा, उसकी वजह से जीएफआर कम हो जाएगी, जीएफआर कम हो जाएगी तो यूरिन का आउटपुट कम हो जाएगा. इंक्रीज गट म्यूकोजल परमेबिलिटी, म्यूकोजा की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. साथ में जो वो इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जीआई एक्टिविटीज़ जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, जो भी जीआई मूवमेंट्स वो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि ब्लड लॉस होगा, ब्लड लॉस होता है तो वहाँ में भी यहाँ भी ब्लड की सप्लाई डिस्टर्ब होगी जीआईटी में, तो उसकी वजह से म्यूकोजल परमेबिलिटी बढ़ जाएगी और साथ में जीआई एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी और हाइपर मेटाबॉलिज्म, बॉडी की डिमांड बढ़ जाएगी तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा. तो अब इन सबको एक एक करके अपन देखते हैं. सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर चेंजेज, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैसे होता है वो देखते हैं. बर्न होगा तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे, बर्न होगा, सेल्स डैमेज होंगी, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स स्टार्ट होगा. जैसे इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स कब स्टार्ट हो रहा है? जब इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं और वो जाके अपनी बॉडी की सेल्स पे, जहाँ जो इन्फ्लामेटरी एरिया है वहाँ जाके इन्फ्लामेशन कोज करते हैं. इन्फ्लामेशन होगा तो वहाँ पे क्या क्या होगा, क्या क्या होता है वहाँ पे, जो ये सब है, ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं, ये रिलीज़ होंगे और वहाँ पे सेलुलर शॉक हो सकता है, वेस्कुलर परमेबिलिटी चेंज होगी, सेल्स डैमेज हो रही हैं तो इन्फ्लामेटरी साइन सिम्टम्स आएंगे, हाइपरथर्मिया हो सकता है मीन्स टेम्परेचर बढ़ सकता है, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, परमेबिलिटी चेंज होगी तो एडिमा हो सकता है. ये सब सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं. अभी अपन इन सबको कनेक्ट करते हैं. बर्न हुआ, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज हुए, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स स्टार्ट हुआ, सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स स्टार्ट हुआ. साथ में बर्न से डायरेक्ट माइक्रोवेस्कुलर चेंजेस होंगे, क्योंकि डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा है वेसल्स को, आर्टरी, वेन सबको अफेक्ट करेगा, तो वहाँ पे डायरेक्टली भी और इन्फ्लामेशन की वजह से भी जो माइक्रोवेस्कुलर चेंजेज हैं वो होंगे. और माइक्रोवेस्कुलर चेंजेज में क्या क्या होंगे, वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो डिस्टर्ब होगा, इंक्रीज हो जाएगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड की शिफ्टिंग होना चालू हो जाएगी. फ्लूइड शिफ्ट होगा तो इन द वास्कुलर स्पेस तो फ्लूइड कम हो जाएगा, हाइपोवोलीमिया हो सकता है. इसलिए अपने को बर्न के पेशेंट्स को
फ्लूइड चढ़ाना पड़ता है। आइसोटोनिक फ्लूइड्स, हाइपोटोनिक फ्लूइड्स, हाइपरटोनिक फ्लूइड, अकॉर्डिंग द कंडीशन ऑफ पेशेंट वी नीड द फ्लूइड। तो यहाँ पे क्या होगा, माइक्रोवेस्कुलर चेंजेज होंगे, परमेबिलिटी बढ़ेगी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा, उसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड शिफ्टिंग चालू हो जाएगी थर्ड स्पेस या एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस में, और या जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है उसके अंदर फ्लूइड शिफ्टिंग होना चालू हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जा रहा है तो एडिमा कोज करेगा। सिंपल सी बात, अगर वेसल्स के बाहर जा रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जा रहा है, तो ये क्या करेगा, एडिमा कोज करेगा। तो फर्स्ट एडिमा की अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करें अपन की, एडिमा कैसे हो रहा है, तो बर्न होगा, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे, वो इन्फ्लामेशन कोज करेंगे, और डायरेक्ट माइक्रोवेस्कुलर चेंजेज होंगे जिनकी वजह से परमेबिलिटी बढ़ेगी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा, और उसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर फ्लूइड जाएगा, और उसकी वजह से एडिमा हो जाएगा। अब फ्लूइड कहाँ से जा रहा है, इंट्रावास्कुलर स्पेस से या वेस्कुलर स्पेस, जो वेसल्स हैं वहाँ से फ्लूइड बाहर निकल रहा है, तो वेसल्स के अंदर फ्लूइड कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हीमो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। मतलब अगर फ्लूइड बाहर निकलने लग जाएगा तो ब्लड सेल्स प्रोटीन से ज़्यादा होंगी और फ्लूइड कम होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ अगर डिक्रीज्ड इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम हो रहा है तो हीमोडायनामिक चेंजेज आएंगे, जैसे डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, साथ में इंक्रीज सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस और पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस, क्योंकि फ्लूइड हो गया है कम, फ्लूइड कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, तो वेसल्स जैसे फ्लूइड कम होगा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो क्या होगा, बर्न, इन्फ्लामेशन, माइक्रोवेस्कुलर चेंजेज, डिक्रीज्ड वॉल्यूम, हीमोडायनामिक चेंजेज, डिक्रीज आउटपुट, रेजिस्टेंस बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पेरिफेरल टिश्यूज़ हैं वहाँ तक ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, और उसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक अकर हो सकता है। इधर सेल्यूलर शॉक हो रहा था क्योंकि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगी, इन्फ्लामेशन होगा सेल्स पे, तो सेल्यूलर शॉक हो सकता है, और ये दोनों मिलके क्या कर सकते हैं, जिसको बर्न शॉक या बर्न की जो वजह से शॉक जो हो रहा है वो अकर हो सकता है। मीन्स इन द वेस्कुलर स्पेस एंड इन द extravascular space, both are in the shock condition. Cells are damaged, cells are compromised, and with them the vascular space is also disturbed. The hypovolemia is there, decreased output, so the cardiogenic shock may be occur, decreased, maybe not cardiogenic shock but hypovolemic shock, it can be चेंज इनटू कार्डियोजेनिक शॉक। अगर कंटिन्यूसली बना रहेगा तो हार्ट भी फेल हो सकता है। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक, क्योंकि जो फ्लूइड है वो बाहर निकल रहा है, यहाँ पे फ्लूइड की हो गई है कमी, जिसकी वजह से आउटपुट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा। तो ये सिंपली एडिमा और हाइपोवोलेमिक शॉक और सेल्यूलर शॉक कैसे हो रहा है, जो कार्डियोवैस्कुलर चेंजेज हैं उनमें क्या क्या अफेक्ट होगा वो इसके अंदर बताया गया है। साथ में क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हीमो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपको पेशेंट का जब आप ब्लड टेस्ट करोगे तो उसके अंदर हीमेटोक्रीट आपको बढ़ा हुआ मिल सकता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन आपको बढ़ा हुआ मिल सकता है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ मिल सकता है, ये सब फीचर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ब्लड की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। तो ये प्रोसेस होगा, बर्न की वजह से इन्फ्लामेटरी बर्न हो रहा है, सेल्स डैमेज हो रही हैं, जहाँ भी सेल्स कॉम्प्रोमाइज या डैमेज होती है, सेल्स या टिश्यू डैमेज होता है, वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स स्टार्ट होता है, वो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स के थ्रू। ये सारे क्या हैं, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। जैसे इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स स्टार्ट होगा, माइक्रोवेस्कुलर चेंजेज जो आप नॉर्मली इन्फ्लामेशन में भी होते हैं, परमिएबिलिटी बढ़ती है और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ब्लड के अंदर फ्लूइड की कमी हो रही है, हीमो कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, फ्लूइड शिफ्टिंग होने लग गया, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में भी चेंज आएगा। तो बर्न डायरेक्ट भी अफेक्ट करता है और थ्रू द इन्फ्लामेशन भी माइक्रोवेस्कुलर चेंजेज आकर करता है। तो अगर फ्लूइड शिफ्टिंग होने लग गया तो वहाँ पे बाहर थर्ड स्पेस या एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर फ्लूइड जाने लग गया, तो इट कैन कोज एडिमा। तो फर्स्ट पैथोफिजियोलॉजी ये वाला सीक्वेंस हो जाएगा, डायरेक्ट इधर से भी और ये फर्स्ट। सेकंड थिंग, बर्न होगा, बर्न की वजह से इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, डायरेक्ट इट कोज शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड
आउटसाइड द वास्कुलर स्पेस, तो वास्कुलर स्पेस के अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी, हीमो कॉन्सेंट्रेशन कोज करेगा, हेमोडायनामिक चेंजेज होंगे और उसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक। थर्ड, बर्न, इन्फ्लामेशन, माइक्रोवेस्कुलर चेंजेज, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो ये चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। ये फर्स्ट चीज़ है जो बॉडी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब इसके बाद सेकंड पे तो फिजियोलॉजी की बात करें तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अल्ट्रेशंस। अब वहाँ तो क्या हुआ, इडीमा हो गया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया और सेल्यूलर शॉक हो गया। वो चार चीज़ें आपने फर्स्ट वहाँ पे देख ली। अब सेकंड, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल चेंजेस, मतलब अगर ब्लड की कमी हो रही है, ब्लड की कमी हो रही है तो पूरी बॉडी में होगी। तो अगर जीआई ट्रैक्ट को आप ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो उसकी वजह से हो सकता है, या जीआई ट्रैक्ट अफेक्ट हो रहा है तो उसकी वजह से मसल एट्रोफी आपको देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले बर्न इंजरी हुई, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी कोज एडिमा। सिंपल सी बात है, बर्न डायरेक्टली भी अफेक्ट करता है, थ्रू द इन्फ्लामेशन भी परमेबिलिटी चेंज करता है और वहाँ पे एडिमा अकर कर सकता है। अब क्या होगा, डिक्रीज इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम, जो पहले अपन ने देख लिया इलेक्ट्रोलाइट का और पीएच का इम्बैलेंस जो पहले हो चुका है पिछली पैथोफिजियोलॉजी जो अपन ने देखी। अभी इसके बाद क्या हुआ था, हाइपोवोलेमिक शॉक। जैसे हाइपोवोलेमिक शॉक होगा, बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स है वहाँ तक ब्लड ज़्यादा जाएगा और जो अदर ऑर्गन्स है, नॉर्मल ऑर्गन्स, वहाँ तक ब्लड की सप्लाई हो जाएगी कम। तो ब्लड सप्लाई कम होगी तो इसकी वजह से क्या होगा, इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी बढ़ेगी, साथ में मसल म्यूकोजल एट्रोपी, क्योंकि ब्लड सप्लाई हो रही है कम, म्यूकोजल एट्रोपी होगी तो डिक्रीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, क्योंकि वहाँ की जो म्यूकोजा है, जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ है, वहाँ पर ब्लड सप्लाई कंप्लीट नहीं होगी तो वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड होगी और उसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा। और ये पैरालाइटिक इलियस, मतलब जो पैरालिसिस जैसी कंडीशन आ जाएगी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कम हो गए हैं। और गैस्ट्रिक डिस्टेंशन मतलब अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं कर पाएंगी तो डिस्टेंड हो जाएंगे और उसकी वजह से क्या हो सकता है, अल्सरेशन हो सकता है। सेम ऐसे ही अगर परमेबिलिटी बढ़ रही है इधर तो उसकी वजह से ओवर ग्रोथ ऑफ जीआई बैक्टीरिया, अदर ओवर ग्रोथ हो सकती है। परमेबिलिटी बढ़ेगी तो जो जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट बैक्टीरियाज थे, परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल थे, वो अब सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं है, वहाँ से कुछ भी एक्सचेंज हो पा रहा है। तो जो केवल जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट बैक्टीरियाज थे और वहाँ से मूव आउट हो सकते हैं, दूसरी जगह जा सकते हैं और अदर ऑर्गन्स में जाके सेप्टिसीमिया कोज कर सकते हैं और इसकी वजह से भी अल्सरेशन हो सकता है। वो मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ जीआई ट्रैक्ट इज अल्सरेशन। अगर वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी मस्कुलर चेंजेज हो रहा है तो वहाँ पे अल्सरेशन होना कॉमन बात, और इसकी वजह से गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो सकती है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ तक जो हो रहा था वो पिछली पीपीटी में अपन ने देखा कि ब्लड वॉल्यूम या हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया, जिसकी वजह से सप्लाई कम हो जाएगी ब्लड की और मसल एट्रोफी, म्यूकोजल एट्रोफी, डिक्रीज एक्टिविटी बोल सकते हैं इसको डायरेक्ट, क्योंकि यही काम होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स और एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन यही काम होगा। अब ये काम स्लो हो जाएगा, इसकी वजह से पैरालाइटिक इलियस जो कि एक कंडीशन है वो अकर हो सकती है। मसल्स जो जीआई ट्रैक्ट की वो अच्छी तरह से सही तरीके से काम नहीं करती हैं, उस कंडीशन को पैरालाइटिक इलियस बोला जाता है। और सेम ऐसे ही अगर परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की तो उसकी वजह से जो बैक्टीरियाज जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट हैं वो दूसरे ऑर्गन्स तक जा सकते हैं और सेप्टिसीमिया कोज कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है इसके आगे अल्सरेशन और जीआई ब्लीडिंग हो, लेकिन ये कंडीशंस वहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर और भी ज़्यादा सीवियरिटी तो ये भी हो सकता है। इसके बाद बात करें पल्मोनरी अल्ट्रेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट होगा बर्न से। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे अपन ने बात करी थी इनहेलेशन बर्न जो मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है। डायरेक्ट बर्न रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करे, ये बर्न की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर बर्न है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुंच गया है बर्न, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स डैमेज हो गए तो हो सकता है। बाकी इनहेलेशन बर्न डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। तो इनहेलेशन ऑफ डायरेक्ट हीट स्मोक, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेज, इनकी वजह से क्या होता है। सबसे पहले डायरेक्ट इंजरी की बात करें तो डायरेक्ट इंजरी टू अपर एयरवे, डायरेक्ट बर्न इंजरी हुई, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज हुए, वहाँ पे परमेबिलिटी चेंज हुई, एडिमा होगा,
ब्रोंको स्पाज्म, जैसे अपन बात करते हैं कि इसमें अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, इन कंडीशंस में भी जैसे इन्फ्लामेशन होता है, जैसे अस्थमा की बात करें थे, जैसे इरिटेंट के कांटेक्ट में इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स स्टार्ट हुआ और इस इन्फ्लामेशन की वजह से इडीमा, म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, उस एरिया की ल्यूमन वहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन, स्पुटम कलेक्शन चालू हो जाएगा, और साथ में ब्रोंको स्पाज्म भी, जो ब्रोंकस है वहाँ की, ब्रोंकाइज है वहाँ का स्पाज्म, मतलब वो सिकुड़ जाएंगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, वेंटिलेशन डिस्टर्ब होगा, क्योंकि ल्यूमन छोटी हो जाएगी जैसे अस्थमा में होता है। और अगर वेंटिलेशन डिस्टर्ब हो गया, रेस्पिरेशन डिस्टर्ब हो गया, तो उसकी वजह से हाइपोक्सिया हो सकता है। अब ऐसे ही बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि स्मोक इनहेलेशन की वजह से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए कंटेंट दैट ऐड विद द हीमोग्लोबिन एंड मेक ए डिफरेंट और पॉइजनस सब्सटेंस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन की जगह जाके जुड़ जाता है, हीमोग्लोबिन की जगह जाके हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है। नॉर्मली क्या होता है, हीमोग्लोबिन आता है, ऑक्सीजन को के 4 मॉलिक्यूल्स कैरी करता है और ब्लड सप्लाई करता है, नॉर्मल प्रोसेस ये। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को जोड़ने के बजाय अब खुद जाके जुड़ जाता है, इसकी जुड़ने की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अगर ये प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन की जगह चांसेज होंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड ही जुड़ेगा। तो अब क्या होगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाने के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड ले जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड ले जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की हो रही है कमी। तो ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड जब होगा तो वो कार्बोक्सीमोग्लोबिन बनाएगा, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा, मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन नहीं ले जा रहा। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, आरबीसी में, तो आरबीसी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हो गई कम, जिसकी वजह से क्या होगा, टिश्यू हाइपोक्सिया, ऑक्सीजनेशन कम हो गया, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जैसी कंडीशंस देखने को मिल सकती है। इधर से भी और इधर से भी दोनों कंडीशंस में हाइपोक्सिया और सफोकेशन हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे और कंडीशंस अकर हो सकती हैं। तो पल्मोनरी अल्ट्रेशन हो गया, रेस्पिरेटरी अल्ट्रेशन हो गया, कार्डियोवैस्कुलर अल्ट्रेशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, इडीमा हो गया, सेल्यूलर शॉक हो गया, हाइपोवोल्यूमिक शॉक हो गया, ये सब कंडीशन सीवियर बर्न होगा तो उसके साथ साथ देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद अपन बात करें इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम भी अफेक्ट होगा, क्योंकि टिश्यूज़ डैमेज हो रहे हैं, ब्लड सेल्स डैमेज हो रही हैं, ब्लड वेसल्स डैमेज हो रही हैं। तो बर्न की वजह से जो लिम्फोसाइट्स की एक्टिविटी है वो डिप्रेस हो जाएगी, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स या एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा, तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड सेप्सिस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सिंपली इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। सिंपली कहने का मतलब है जो इम्यून सिस्टम पहले जितना एक्टिव था उतना एक्टिवेट और इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा, और वहाँ पे इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से बर्न के पेशेंट में इन्फेक्शन और सेप्सिस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पैथोफिजियोलॉजी में अपन ने सबसे पहले देखा बर्न की वजह से इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स या इन्फ्लामेशन का प्रोसेस हो रहा था, जो कि सेल्यूलर शॉक, यानी सेल्यूलर शॉक मतलब सेल्स शॉक में जा रही हैं, सेल्स डैमेज हो रही हैं, सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सेकेंड थिंग, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स की वजह से माइक्रोवेस्कुलर चेंजेज होंगे, परमिएबिलिटी बढ़ेगी, उसकी वजह से जो ब्लड है वो बाहर जाना चालू हो जाएगा, ब्लड नहीं, फ्लूइड इंट्रावास्कुलर स्पेस से एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस या थर्ड स्पेस में जाना चालू हो जाएगा, और उसकी वजह से एडिमा हो सकता है। अब ये बाहर जाने लग जाएगा तो वेस्कुलर स्पेस में कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से हीमो कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। साथ में इसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हाइपोवोल्यूमिक शॉक अकर हो जाएगा, और ये क्या इस किस में कन्वर्ट हो सकता है, बर्न शॉक में। ये जितनी भी पैथोफिजियोलॉजी है सारी लास्ट में जाके बर्न शॉक के नाम से जानी जाएंगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्ट्रेशंस होंगे, रेस्पिरेटरी अल्ट्रेशंस होंगे, और इम्यून सिस्टम अफेक्ट होगा, जो सब क्या कोज करेंगे, बर्न शॉक कोज करेंगे। तो सिंपली क्या हो रहा है, सबसे पहला अल्ट्रेशन आ रहा है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ब्लड की कमी हो रही है, हाइपोवोल्यूमिक शॉक हो रहा है, एडिमा हो रहा है, और सेल्यूलर शॉक हो रहा है। अब इसकी वजह से जीआई अल्ट्रेशन आएंगे, जीआई अल्ट्रेशन के साथ साथ अगर इनहेलेशन बर्न है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो सकता है, और वो भी बर्न शॉक में कन्वर्ट हो सकता है। इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, और वहाँ पे बर्न वाले पेशेंट को
इन्फेक्शन और सेप्सिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि क्या क्या पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशंस जब बर्न होता है तो वहाँ पे हो सकती है। अब इसके बाद अपन बात करें डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशंस कैसे। अब अपन ने देख लिया बर्न शॉक हो गया, तो अब कैसे डायग्नोस करेंगे कि बर्न है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि बर्न है पेशेंट को, बर्न कितना है, कैसा है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है बर्न के पेशेंट्स के लिए। जब भी आप बर्न पेशेंट देखें तो यहाँ पे बर्न के अंदर टोटल बॉडी सरफेस एरिया और द परसेंटेज ऑफ बर्न का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उसके बेसिस पे ही अपन पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। फ्लूइड इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, शॉक कितना है, वो सब किस पे डिपेंड करेगा, सीवियरिटी ऑफ बर्न या परसेंटेज ऑफ बर्न पे। तो परसेंटेज ऑफ बर्न का पता लगाने के लिए अपने को डायग्नोसिस करने पड़ेंगे। तो कुछ देखते हैं क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं। सबसे पहले तो हिस्ट्री में पता लगा सकते हैं अपन क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कौन सी इंजरी हुई, कैसा बर्न है, थर्मल बर्न है, इलेक्ट्रिकल बर्न है, कौन सा बर्न है, वो सब अपन पता लगा सकते हैं। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन पे आते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन पे अपन ब्लिस्टर्स देख सकते हैं, जिससे अपने को या ब्लिस्टर्स और इंस्पेक्शन के थ्रू अपन पता लगा सकते हैं कि कौन सा डिग्री बर्न है, फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है। ब्लिस्टर्स के बेस पे पता लगा सकते हैं। पेन से अपन पता लगा सकते हैं कि कितनी सीवियरिटी है पेन की, तो पेन स्केल यूज करके अपन पेन का पता लगा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री पेनफुल होता है, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री पेनलेस होते हैं। इसके बाद पीलिंग स्किन कैसी है, पीलिंग है, एक नॉन पीलिंग है, तो उससे अपन देख सकते हैं रेड स्किन। इसके अलावा शॉक के सिम्टम्स देख सकते हैं, जैसे पेल एंड कामी स्किन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ लिप्स एंड फिंगर नेल्स, जिसको साइनोसिस बोला जाता है, और ड्रॉप इन अलर्टनेस, मतलब कन्फ्यूजन, नर्वस सिस्टम तो अफेक्ट नहीं हो रहा है, ओरिएंटेशन, कन्फ्यूजन, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, ये सब चीज़ें डिस्टर्ब तो नहीं हो रही हैं, तो उसका अपन पता लगा सकते हैं। क्योंकि शॉक में ब्रेन को भी तो सप्लाई कम हो सकती है, तो ब्रेन में सिम्टम्स अकर हो सकते हैं, जैसे कन्फ्यूजन, अल्ट्रेशन, कोमा, डेथ, ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं। और स्वेलिंग, क्योंकि एडिमा हो रहा तो स्वेलिंग, ये सब चीज़ें अपन फिजिकल एग्जामिनेशन में देख सकते हैं उस पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करके। अब इसके बाद बात करते हैं रूल ऑफ 9 की, द मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ बर्न। रूल ऑफ 9 क्या होता है, इसके अंदर देखते हैं परसेंटेज ऑफ बर्न, बॉडी के कौन से पार्ट का बर्न है, कितना बर्न है, उसके बेसिस पे अपन परसेंटेज ऑफ बर्न का पता लगाते हैं। तो इसके अंदर डायग्राम में आपको एरिया, अकॉर्डिंग टू द एरिया, कौन से पार्ट का बर्न है, उसके को कितना परसेंटेज इंक्लूड किया जाता है वो बताया गया है। जैसे अपन बात करते हैं, ये पोस्टीरियर है और ये एंटीरियर पोर्शन है। तो एंटीरियर पोर्शन अगर फेशियल पार्ट अगर अपना अफेक्ट हो रहा है, पूरा फेस और सामने से एंटीरियर फेस, तो 4.5%, thoracic region 9%, abdominal region 9%, both the limbs from the anteriorly, not posteriorly, anteriorly 4.5, 4.5, मतलब एंटीरियरली और पोस्टीरियरली दोनों को प्लस करें तो 9% दोनों हो सकते हैं। 1% पेरिनियल एरिया, 9% एंटीरियरली एंड 9% पोस्टीरियरली, मतलब 18 + 18 लोअर लिम्स को अपन दे सकते हैं। 18%। पोस्टीरियरली थोरेसिक रीजन 9%, पोस्टीरियरली एब्डोमिनल रीजन 9%, 4.5। तो अगर अपन दोनों को एक साथ कैलकुलेट करें तो ये कम्प्लीटली 9% एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हेड, फेस एंड हेड। थोरेसिक रीजन 18%, बोथ द लिम्स 9 + 9 18%, abdominal region 18%, both limbs 18 + 18 36%, and 1% is पेरिनियल एरिया। तो अब इसको जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो पूरा कितना आता है, 100%। तो 9 + 18 18 18 एंड 36 एंड 36 72 एंड 18 90 99 एंड 100। ये अपन जब इसको टोटल करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 100%। तो अपन रूल ऑफ 9, इसमें 9% का ज़्यादा यूज हुआ है, इसलिए रूल ऑफ 9 के नाम से ये रूल जाना जाता है, जिसमें अपन परसेंटेज ऑफ बर्न, टोटल बॉडी का कितना परसेंटेज बर्न हुआ है, टोटल बॉडी सरफेस एरिया का परसेंटेज ऑफ बर्न अपन इससे कैलकुलेट
कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई पर्सन है, उसका एब्डोमिनल एरिया, एंटीरियरली एब्डोमिनल एरिया वो बर्न हुआ है, तो उससे अपन पता कर सकते हैं कि कितना बर्न है। 9% बर्न है। किसी का एंटीरियर पोर्शन ऑफ हैंड है या कंप्लीट एक अपर लिम्ब, 1 अपर लिम्ब है, तो उसका कितना परसेंटेज हो जाएगा, 9 है। अगर एंटीरियरली है तो 4.5%। तो इससे अपन पता लगा सकते हैं कि कौन से पार्ट का कितना माना जाता है। तो आप इसको एरिया के साथ साथ उसके सामने कितना, किसका कितना परसेंटेज है वो लिख के नोट्स बना लेना। नोट्स में लिख लेना 9% हेड एंड फेस, 18% thoracic रीजन, 18% एब्डोमिनल रीजन, 9 + 9% बोथ अपर लिम्स, 18 + 18% बोथ लोअर लिम्स, 1% पेरिनियल एरिया एंड 9% एब्डोमिनल एरिया। ऐसे आप करके ये सब चीज़ें नोट्स में एक एक के सामने अकॉर्डिंग टू जो फोटो में दे रखा एरिया उसके साथ आप ऐड करके लिख लेना। एग्ज़ाम में रूल ऑफ 9 पूछता है तो ऐसे डायग्राम बना के और साथ में नीचे लिख के आप डिनोट करके बता सकते हैं। इसके बाद सेकंड अपन देखते हैं लुंड एंड ब्राउडर चार्ट। वो ये थोड़ा सा और डिटेल्ड बताया गया, और भी डिटेल्ड अगर आपको पता करना है, जैसे स्पेसिफिक एरियाज़ में। अब उसने तो 9% बता दिया पूरा एब्डोमिनल रीजन, पर एब्डोमन भी अगर कम्प्लीटली नहीं है तो उसमें भी डिवाइडेशन हो सकता है। तो उसके बेसिस पे एक लुंड एंड ब्राउडर है, इन्होंने एक अलग चार्ट बनाया था। इसमें इन्होंने पहले पार्ट्स डिवाइड करे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे परसेंटेज ऑफ बर्न बताया। और इन्होंने एक चीज़ का और ध्यान रखा, इन्होंने एज के अकॉर्डिंग जो चेंजेज आते हैं, जैसे हेड का पोर्शन है वो जब बच्चे की एज कम होती है तो उसका टोटल बॉडी सरफेस एरिया में उसका परसेंटेज ज़्यादा होता है, जबकि जब आदमी की एज एडल्ट तक पहुंच जाता है तो उसका फेस का एरिया या हेड का एरिया टोटल बॉडी सरफेस एरिया के कंपैरिजन में कम हो जाता है। जैसे एक जैसे छोटा बच्चा होता है, 2 साल का बच्चा है या 1 साल का बच्चे का इन्होंने 8.5% बताया है हेड का प्रोपोर्शन कितना है, 8.5%। जबकि जैसे जैसे 5 साल का होगा तो 6.5 हो जाएगा, 10 साल का होगा तो 5.5, 15 साल का होगा तो 4.5, और एडल्ट का है तो 3.5। तो ये क्या होगा, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो प्रोपोर्शन इन द कंपेरिजन ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया कम होता जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी एज के अकॉर्डिंग और एरियाज के अकॉर्डिंग इन्होंने और भी स्पेसिफिक कर दिया है इस क्लासिफिकेशन को। जैसे अब इन्होंने लिम्स को, अपर लिम्ब इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उन्होंने। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर 2 ही पार्ट थे, पर इन्होंने एंटीरियर के भी 3 कर दिए, पोस्टीरियर के भी 3 कर दिए, तो और भी स्पेसिफिक कर दिया है। तो आप ये चीज़ ये लिख लेना और ये डायग्राम बना के परसेंटेज ऑफ बर्न किस एरिया को कितना दिया गया है वो नोट कर लेना। इस डायग्राम को और क्लियरली इस अगले स्लाइड में मैंने डाल दिया है, तो इसमें और अच्छे से आपको दिख जाएगा। तो ये कौन सा मेथड है, लुंड एंड ब्राउडर चार्ट, जिसके अंदर अलग अलग एरियाज़ को, जैसे इसको 1.5, 1.5, 2, तो और भी स्पेसिफिक कर दिया है। यहाँ पे देखो अलग अलग, जैसे उसने पूरे का 9% या 18% बता दिया था रूल ऑफ 9 में, इसने और स्पेसिफिक करके और भी डिटेल्ड परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया या परसेंटेज ऑफ बर्न अपन पता लगा सकते हैं। इसके बाद है रूल ऑफ पाम। ये सबसे सिंपलेस्ट और सबसे ओल्ड मेथड था, बट इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, अपना पाम का साइज़ होता है, अपना हाथ होता है ना, इस हाथ को एक परसेंटेज 1% अकॉर्डिंग या 1% माना जाता है, और उस 1% के अकॉर्डिंग अपन बर्न के ऊपर अपने पाम को रख के देख सकते हैं जितना एरिया कवर कर रहा है, एक पाम का 1% मान के, और अपन उसको असेस कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ बर्न है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक क्लीन पीस ऑफ पेपर को अपने पाम की साइज़ का जितना कट कर लिया जाता है और बर्न के ऊपर रख के अपन देख सकते हैं। जैसे हैंड है, इसका पूरा हाथ किसी का बर्न हो रखा है, तो उस पेपर ऑफ साइज़ जो है उसको जैसे इतना कवर किया, फिर इतना, फिर 5 पेपर ऑफ साइज़ जितना कवर है तो वो 5% हो गया। 10 पेपर साइज़ का जितना बर्न है तो 10% हो गया। तो ऐसे पाम की साइज़ के अकॉर्डिंग अपन 1% टू 1 एरिया
वो दे के अपन असेस कर सकते हैं। तो ये था पैथोफिजियोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक इवेलुएशंस। इसके आगे मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। पैथोफिजियोलॉजी सिंपल है, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला काम, जब भी बर्न होगा, बर्न हो रहा है मतलब टिश्यूज डैमेज हो रहा है, टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, तो एक तो डायरेक्टली सेल डैमेज होगी तो सेल के में वेस्कुलर चेंजेज आएंगे, माइक्रो सेल्स वेसल्स डैमेज होंगी तो वहाँ पे वेस्कुलर चेंजेज आएंगे, साथ में इन्फ्लामेशन होगा। अगर टिश्यू डैमेज होगा तो इन्फ्लामेशन होगा। जैसे ही इन्फ्लामेशन होगा वहाँ पे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं, वो इन्फ्लामेशन कोज करेंगे, जिसकी वजह से परमिएबिलिटी बढ़ेगी। नॉर्मली हर इन्फ्लामेशन में, नॉट इन बर्न, कहीं पे भी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है वहाँ पे चेंजेज आएंगे। क्या? सबसे पहला परमिएबिलिटी चेंज होगी। तो परमिएबिलिटी चेंज होगी तो जो सेलेक्टिवली परमिएबल एंडोथीलियल लेयर थी वहाँ अब जो वेस्कुलर मेम्ब्रेन्स थी वो अब सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं रहेंगी। वहाँ से उनकी एंडोथीलियल लेयर के अंदर एंडोथीलियल जो सेल्स होती हैं उनकी साइज़ में चेंजेज आएंगे, जो पोर्स बने हुए थे उनमें चेंजेज आएंगे, और उसकी वजह से जो ब्लड है या फ्लूइड है वो बाहर निकलना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड शिफ्टिंग होगी फ्रॉम द इंट्रावास्कुलर स्पेस टू एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस या थर्ड स्पेस जिसको बोला जाता है, उसके अंदर फ्लूइड जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे इडिमा हो सकता है। फर्स्ट थिंग, जैसे परमिएबिलिटी चेंज होगी फ्लूइड बाहर निकलना चालू होगा और वहाँ पे एडिमा हो जाएगा। अब फ्लूइड बाहर निकलना चालू होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ब्लड के अंदर, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस भी होगा। कहीं पे कोई फ्लूइड जो ज़्यादा था एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस में, जैसे अपन बात करते हैं पोटेशियम और सोडियम की, तो सोडियम एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस में होता है तो वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा चला जाएगा। तो और ब्लड के अंदर कैल्शियम या सीरम में अलग, प्लाज्मा में अलग, तो कंसंट्रेशन चेंज होगी इलेक्ट्रोलाइट्स की जी। और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन चेंज होगी तो वो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली फ्लूइड एक्सचेंज में हेल्प करेगी और ज़्यादा फ्लूइड एक्सचेंज को प्रमोट करेगी। जैसे हीमो कॉन्सेंट्रेशन होगी, अगर हीमो कॉन्सेंट्रेशन होगी तो वहाँ पे फ्लूइड शिफ्टिंग, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन जैसे प्रोसेस और होने लग जाएंगे और वहाँ पे फ्लूइड शिफ्टिंग या तो एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस से वापस वेस्कुलर स्पेस में आना चालू हो जाएगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो। पर वहाँ पे वेस्कुलर चेंजेज है तो उसकी वजह से इतना इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हो रहा है एडिमा। एडिमा की वजह से क्या होगा, जो वेसल्स हैं या ब्लड है उसके में फ्लूइड की कमी हो जाएगी, जिसको क्या बोला गया है, हाइपोवोलीमिया। हाइपोवोलीमिया बोला गया है। अगर यही बाहर होता है, जैसे हाइपरवोलीमिया, हाइपोवोलीमिया अपन वेस्कुलर स्पेस के लिए यूज करते हैं वर्ड्स, और बाहर एडिमा और शॉक, जैसे सेल्यूलर शॉक या एडिमा फ्लूइड ज़्यादा हो रहा तो सेल्यूलर शॉक अपन वर्ड यूज करते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, हाइपोवोलीमिया, क्योंकि ब्लड में फ्लूइड की कमी हो रही, तो हाइपोवोलीमिया होगा जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा ब्लड का, तो हार्ट तक वो वॉल्यूम पहुँचेगा ही नहीं, तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होगा, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, तो हाइपोवोलीमिया की वजह से वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, रेनिन एंजियोटेंसिन एक्टिवेट होगा, वो अब्जॉर्प्शन को कम कर देगा, सोडियम को बढ़ा देगा, तो यूरिन आउटपुट भी कम हो जाएगा। यूरिन आउटपुट पहले तो हाइपोवोलीमिया है, साथ में एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देंगे तो यूरिन आउटपुट और कम हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपोवोलीमिक शॉक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हाइपोवोलीमिक शॉक होगा तो ब्लड जो है वो वाइटल ऑर्गन्स तक ज़्यादा जाएगा, और जो जीआई ट्रैक्ट है वहाँ पे ब्लड की सप्लाई हो जाएगी कम, तो ब्लड की सप्लाई जीआई ट्रैक्ट तक कम होगी तो म्यूकोजल एट्रोपी हो सकती है, और उसकी वजह से वहाँ पे जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स है या पैरालाइटिक इलियस या कर्लिंग अल्सरेशन, वो ब्लीडिंग, जीआई ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की बात करें या रेस्पिरेटरी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर इनहेलेशन बर्न है तो वहाँ पे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से जो हाइपोक्सिया देखने को मिल सकता है, और साथ में अगर वहाँ पे परमिएबिलिटी चेंज होगी, इन्फ्लामेटरी अगर बर्न है, सेल्यूलर डैमेज है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे, इन्फ्लामेशन होगा, तो वहाँ पे परमिएबिलिटी चेंज होगी और वहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन होगा, और साथ में ब्रोंको स्पाज्म होगा जिसकी वजह से ल्यूमन छोटी हो जाएगी, वेंटिलेशन डिस्टर्ब होगा, और वो भी हाइपोक्सिया कोज करेगा। तो हाइपोक्सिया भी होगा, साथ में हाइपोवोलीमिया भी हो रहा है, तो इसकी वजह से सीवियरिटी और बढ़ जाएगी। इसके अलावा इम्यून सिस्टम, मतलब इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होगा तो इन्फेक्शन और सेप्सिस के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। पैथोफिजियोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक वैल्यूएशंस, ये दो चीज़ें आज अपन ने डिस्कस करी हैं, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में
मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नहीं समझ आया हो तो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं दोबारा कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है आपको तो बताऊँगा। थैंक यू।